नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी चैनल लाइफ चेंजिंग 01 में। आज हम बात करेंगे थिंक एंड ग्रो रिच बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। पार्ट 1 में हमने विचारों की शक्ति के बारे में समझा, पार्ट 2 में इच्छा शक्ति के बारे में बात किया, पार्ट 3 में विश्वास के बारे में जाना और पार्ट 4 में आत्म सुझाव को समझा। अब हम पार्ट 5 में विशिष्ट ज्ञान के बारे में बात करेंगे। अगर आपने हमारा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और 4 नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तो जरूर सुनना। अब हम चलते हैं पार्ट 5 की ओर, तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। विशिष्ट ज्ञान, निजी अनुभव या अवलोकन। दौलतमंद बनने का चौथा कदम। ज्ञान के दो प्रकार होते हैं, पहला सामान्य ज्ञान और दूसरा विशिष्ट ज्ञान। सामान्य ज्ञान चाहे जितना भी अधिक हो, संपत्ति के संग्रह के मामले में ये बहुत अधिक उपयोगी नहीं होता। इंसान के पास सामान्य ज्ञान के जितने भी प्रकार हो सकते हैं, सभी बड़े विश्वविद्यालयों में ये सभी प्रकार पाए जाते हैं। अधिकतर प्रोफेसरों के पास बहुत कम धन होता है। ज्ञान देना उनकी विशेषता होती है, लेकिन वे इस ज्ञान के संगठन और इसके उपयोग के विशेषज्ञ नहीं होते। ज्ञान धन को आकर्षित नहीं करता, जब तक कि धन को आकर्षित करने का लक्ष्य न बनाया जाए, तथा इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य करने की व्यावहारिक योजना बनाकर इस ज्ञान को संगठित न किया जाए और बुद्धिमानी पूर्वक इसका प्रयोग न किया जाए। इस तरह की समझ का अभाव ही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके वजह से अधिकांश लोग इस धारणा में विश्वास रखते हैं कि ज्ञान ही धन है। ऐसा कोई नियम नहीं है। ज्ञान केवल संभावित धन है। ये धन तभी बनती है जब इस कार्य के निर्दिष्ट योजनाओं में संगठित किया जाए और किसी निर्दिष्ट लक्ष्य के प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाए। शिक्षा के सभी तंत्रों में मिसिंग लिंक यही है कि शैक्षणिक संस्थाएं अपने विद्यार्थियों को ये सिखाने में असफल रहती हैं कि ज्ञान के हासिल हो जाने के बाद वे अपने ज्ञान को संगठित कैसे करें तथा उसका उपयोग कैसे करें। कई लोग ये मानने की गलती करते हैं कि चूंकि हेनरी फोर्ड बहुत कम समय के लिए स्कूल गए थे, इसलिए उनकी शिक्षा कम थी। जो लोग ये गलती करते हैं, वे दरअसल शिक्षा का सही अर्थ नहीं समझ पाए हैं। एजुकेशन शब्द लैटिन शब्द एजुको से बना है, जिसका अर्थ है बाहर निकालना या अंदर से विकसित करना। ये जरूरी नहीं है कि वही व्यक्ति शिक्षित हो जिसके पास सामान्य या विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करने में माहिर हो। शिक्षित आदमी वो होता है जिसने अपने मन को इस तरह से विकसित कर लिया है कि वो जो चाहता है उसे हासिल कर सकता है, और इस दुनिया में वो दूसरों को कम प्रभावित करता है। यानी वो इस बात का ज्ञान रखता है कि उसकी स्वतंत्रता वहीं से खत्म होती है जहां से दूसरे की नाक शुरू होती है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान शिकागो के एक अखबार ने कुछ संपादकीय छापे, जिसमें अन्य बातों के अलावा इस बात का जिक्र भी था कि हेनरी फोर्ड एक अज्ञानी अमन पसंद है। फोर्ड ने इस व्यंग पर आपत्ति जताई और उस अखबार के खिलाफ एक मुकदमा दायर कर दिया। जब मुकदमा कोर्ट में चला तो अखबार के वकीलों ने अपनी बात को सही साबित करने के लिए फोर्ड को गवाही के लिए बुलाया, ताकि ज्यूरी के सामने ये साबित किया जा सके कि फोर्ड अज्ञानी है। वकीलों ने फोर्ड से बहुत सवाल किए, जिनसे ये साबित हो सके कि हालांकि उनके पास कार बनाने का विशिष्ट ज्ञान था, लेकिन बाकी सभी मामलों में उन्हें कतई कोई ज्ञान नहीं था। फोर्ड को कुछ इस तरह के सवाल दागे गए जिनसे उन्हें नीचा दिखाया जा सके। बेनेडिक्ट अर्नोल्ड कौन थे, और 1776 के विद्रोह से ब्रिटेन ने कितने सैनिकों को अमेरिका भेजा था। सारे सवालों को सुनने के बाद अंतिम सवाल का फोर्ड ने कुछ इस तरह जवाब दिया, मुझे ब्रिटेन द्वारा भेजे गए सैनिकों की सटीक संख्या तो पता नहीं है, परंतु मुझे ये जरूर मालूम है कि जितने लोग वहां गए थे उनमें से बहुत कम वापस लौटे। अंततः फोर्ड इस तरह के बेतुके सवालों के जवाब देते देते थक गए और उन्होंने एक अजीब से सवाल का जवाब कटघरे में आगे की तरफ झुकते हुए विरोधी वकील की तरफ उंगली दिखाते हुए दिया। आपके द्वारा पूछे गए बेतुके सवालों का जवाब अगर मुझे सचमुच देना चाहते हैं तो मेरे ऑफिस की मेज पर कई बटन लगे हुए हैं, जिन्हें दबाकर मैं अपनी सहायता के लिए ऐसे आदमियों को बुला सकता हूं जो उस विषय के जानकार विशेषज्ञ हैं, जिनसे मुझे उस विषय पर जितने सवाल पूछूंगा वे उन सब के सटीक उत्तर दे देंगे। अब क्या आप मुझे बताएंगे कि जब मेरे नज़दीक ऐसे लोग मौजूद हैं जो मेरे हर सवाल का उत्तर दे सकते हैं, तो मुझे इन सवालों के उत्तर मालूम करने के लिए अपने मन में ढेर सारा सामान्य ज्ञान का अध्ययन करने की ज़रूरत क्यों है? इस जवाब में निस्संदेह दम था।
इस जवाब से वकील की हालत खराब हो गई। इस जवाब को सुनकर अदालत में बैठे हर व्यक्ति को यह एहसास हो गया कि ऐसा जवाब कोई शिक्षित व्यक्ति ही दे सकता है, कोई अशिक्षित व्यक्ति तो कभी नहीं। मेरी नज़र में हर वो व्यक्ति शिक्षित है जो ये जानता है कि ज़रूरत के समय उसे इस विषय का ज्ञान कहाँ से मिलेगा और उस कार्य के प्रकार में उपयोग कैसे किया जा सकता है। अपने मास्टरमाइंड समूह के सहयोग से हेनरी फोर्ड के पास वो सारा विशिष्ट ज्ञान था जिसकी उन्हें अमेरिका का सबसे धनी व्यक्ति बनने की ज़रूरत थी। ये ज़रूरी नहीं है कि वो सारा ज्ञान उनके दिमाग में ही हो। एंडी कार्नेजी ने यह स्वीकार किया है कि उन्हें निजी तौर पर स्टील बिजनेस की तकनीकी बातों के बारे में कतई कोई ज्ञान नहीं था, न ही उन्हें ये सीखने की कोई इच्छा थी। उन्हें सिर्फ उत्पादन और बिक्री के विशिष्ट ज्ञान की ज़रूरत थी, और उन्हें ये मास्टरमाइंड समूह के व्यक्तियों से प्राप्त हो गया। महान धन के संचय के लिए धन की आवश्यकता होती है, और धन उस संगठित विशिष्ट ज्ञान से प्राप्त होती है। अगला पैराग्राफ उन लोगों को विश्वास और उम्मीद दे सकता है जिन्हें उतनी ज़रूरी शिक्षा नहीं प्राप्त हो पाई जितनी कि किसी कार्य के लिए ज़रूरी है। कभी कभी कुछ लोग इतनी ज़रूरी फॉर्मल शिक्षा न मिलने पर हीन भावना का शिकार हो जाते हैं। वो व्यक्ति जिसे ये पता होता है कि मास्टरमाइंड समूह के लोगों से वो जानकारी प्राप्त की जा सकती है जो किसी विशेष कार्य के जरिए धन आकर्षित करने के लिए ज़रूरी है। थॉमस एल्वा एडिसन को ही देख लीजिए। उन्हें स्कूल में पढ़ने का मौका 3 महीने का ही मिला। उन्हें कभी शिक्षित न होने की कमी नहीं खली और न ही उनकी गरीबी में मृत्यु हुई। हेनरी फोर्ड को भी बहुत ही कम शिक्षा मिली, परंतु उन्होंने काफ़ी धन आकर्षित कर लिया। एडिसन और फोर्ड को अधिक फॉर्मल शिक्षा से वंचित होने पर भी वो सफल हो गए। ये तथ्य आज के युवा लोगों को बीच में पढ़ाई छोड़ देने के लिए प्रोत्साहित नहीं करती। आज के दौर में व्यवसाय की अच्छी शुरुआत करने के लिए एक निश्चित फॉर्मल शिक्षा की खास ज़रूरत होती है। बेशक ये लोग अपवाद हैं। वेंडीज रेस्टोरेंट चेन खोलने वाले डेव थॉमस ने भी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी, पर सफलता हासिल करने के बाद उन्होंने युवाओं को अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रेरित किया, यहाँ तक कि वे खुद इसका उदाहरण बने और अपना हाई स्कूल का डिप्लोमा पढ़ाई छोड़ने के 45 वर्ष बाद हासिल किया। उन्होंने जनरल एजुकेशन डेवलपमेंट यानी GED की परीक्षा में बैठकर उत्तीर्ण किया। ये परीक्षा लगभग हाई स्कूल के समान थी। उन्हें ये डिप्लोमा उनके समुदाय के एक विशेष समारोह में दिया गया। थॉमस ने उस दिन स्कूल के 500 छात्रों को संबोधित किया। हाई स्कूल की शिक्षा बीच में छोड़ने के कारण मैं बहुत परेशान रहा। मुझे ऐसा लगता था कि अब बहुत देर हो चुकी है, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए कभी भी देर नहीं होती। उम्मीद है कि ये अन्य लोगों को भी प्रेरित करेगा। डिप्लोमा हासिल करने की प्रेरणा उन्हें तब मिली जब वे अपनी जीवनी डेव्स वे को प्रमोट करने के लिए देश के विभिन्न भागों में कार्यक्रमों में शामिल हो रहे थे। कई शहरों में वे हाई स्कूल पास सर्टिफिकेट वालों से मिलते और लोगों को अधिक से अधिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते। पर उन्होंने बताया कि ये हाई स्कूल पास सर्टिफिकेट वाले बहुत चालाक होते हैं। वे अक्सर मुझसे पूछते थे, जब आप ये कहते हो कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है, फिर आपने अपनी पढ़ाई बीच में ही क्यों छोड़ दी? आपकी कहनी और करनी में इतना फ़र्क क्यों है? सच बताऊं तो मेरे पास कोई जवाब नहीं होता था, इसलिए मैंने निर्णय लिया कि मैं हाई स्कूल डिप्लोमा लेकर ही दम लूंगा। अब उनका उद्देश्य उन लोगों को शिक्षा जारी रखने के लिए बढ़ावा देना है जिन्होंने किसी कारणवश बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी हो। शिक्षा हासिल करने के लिए कभी देर नहीं होती। मैं लोगों को बताता हूं कि अपनी उतनी पढ़ाई कर लो जितनी आप कर सकते हो। मैंने पढ़ाई छोड़ने के 45 वर्ष के बाद डिप्लोमा हासिल किया। सच ही तो है, शिक्षा हासिल करने के लिए कभी देर नहीं होती। थॉमस ने आगे जोड़ा, अब तक मेरी जिंदगी में प्राप्त उपलब्धियों में ये सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ये जानना जरूरी है कि ज्ञान को कैसे खरीदा जाए। सबसे पहली बात तो ये है कि आप ये जान लें कि आपको किस विषय के ज्ञान की ज़रूरत है। साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप उस ज्ञान से कौन सा लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं। बहुत हद तक जीवन में आपका मुख्य लक्ष्य वो लक्ष्य है जिसके लिए आप काम कर रहे हैं। ये तय करेगा कि आपको किस ज्ञान की आवश्यकता है। इस प्रश्न का जवाब मिल जाने के बाद आपका अगला कदम ये होगा कि आप वो सही जानकारी हासिल कर लें और इस ज्ञान के विश्वसनीय स्रोत को खोजें। इनमें से अधिक महत्वपूर्ण है: 1. अपना अनुभव और शिक्षा। 2. दूसरों के सहयोग यानी मास्टरमाइंड सहयोग के माध्यम से उपलब्ध अनुभव, शिक्षा। 3. कॉलेज और यूनिवर्सिटी। 4. सार्वजनिक पुस्तकालय। इंसान ने अब तक जितना ज्ञान हासिल किया है वो सारा ज्ञान पुस्तकों और पीरियोडिकल्स के माध्यम से हासिल किया जा सकता है। 5. विशेष प्रशिक्षण कोर्स, खासतौर पर नाइट स्कूल और होम स्टडी कोर्स। जब ज्ञान हासिल किया जाए तो उसके बाद अपने निश्चित लक्ष्य के लिए योजना बनाकर इस प्रयोग में लाया जाए। ज्ञान का कोई मूल्य नहीं, ज्ञान की ज़रूरत है। फिर ये जाने कि वो विषय का ज्ञान आपको किन विश्वसनीय स्रोतों से मिल सकता है।
हर क्षेत्र में सफल लोग अपने मुख्य लक्ष्य, बिजनेस या प्रोफेशन से संबंधित विषय के ज्ञान को हासिल करते ही रहते हैं। ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। जो लोग सफल नहीं होते वे आमतौर पर इस गलतफहमी के शिकार होते हैं कि स्कूल की पढ़ाई खत्म होने के बाद सीखने का दौर समाप्त हो जाता है। सच्चाई ये है कि स्कूल की पढ़ाई तो सिर्फ छात्रों को वो रास्ता भर है जिसके माध्यम से व्यावहारिक ज्ञान हासिल किया जा सकता है। आज का युग विशेषज्ञता का युग है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट डायरेक्टर रॉबर्ट पी मूर ने इस सच्चाई को एक अखबार में रेखांकित किया था। कई वर्षों बाद रोजगार देने वाली कंपनी के सलाहकारों ने बताया कि नियोक्ता जो कैंपस में नौकरी के लिए छात्रों को हायर करने जाते हैं, वे किसी विशेष क्षेत्र जैसे बिजनेस मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री जैसे विषयों की पढ़ाई किए हुए छात्रों को तवज्जो देते हैं, क्योंकि ऐसे युवाओं को बड़ी जल्दी उत्पादन में लगाया जा सकता है, बजाय उन छात्रों के जिन्होंने कला की व्यापक लेकिन उत्पादन के लिहाज से अनुप्रयोगी पढ़ाई की हो। कई ऐसे छात्र होते हैं जिनमें बहुत योग्यता होती है, पर 18 से 20 वर्ष की उम्र में वे निश्चित नहीं होते, जिस वजह से वे किसी विशेष कोर्स को चुन नहीं पाते जिससे उनका करियर बन सके। इनमें से कई लोगों ने एजुकेशन में विविध पढ़ाई करने के बावजूद पोस्ट एजुकेशन में करियर उपयोगी शिक्षा हासिल कर सकते हैं। इस पुस्तक के युवा पाठकों को किसी करियर उपयोगी कोर्स के लिए तब तक नहीं भागना चाहिए जब तक वे इसके अवसरों और नुकसानों की संपूर्ण जानकारी हासिल ना कर लें। कई यूनिवर्सिटी और कॉलेज इन सभी के बारे में गाइडेंस उपलब्ध कराते हैं जिससे छात्र अपने लिए सही निर्णय ले सकें। अगर ऐसी कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है तो छात्रों को इन क्षेत्रों के बारे में अधिक से अधिक पढ़ना चाहिए और अधिक से अधिक उन लोगों से बात करनी चाहिए जो इस तरह के क्षेत्र में कार्यरत हों। हर करियर को यूनिवर्सिटी डिग्री की ज़रूरत नहीं होती। आज के दौर में कुछ अलग तरह के ट्रेनिंग कोर्स भी उपलब्ध हैं। कई यूनिवर्सिटी ने उन लोगों के एजुकेशन प्रोग्राम शुरू किए हैं जिन्हें करियर उपयोगी ज्ञान की ज़रूरत है। कुछ सर्टिफिकेट प्रोग्राम भी उन लोगों के लिए चलाते हैं जिन्हें अपने कौशल को अधिकतर उपयोगी बनाना होता है। ये कोर्स अधिकांशतः शाम को या फिर साप्ताहिक अंत में दिए जाते हैं जिससे नौकरी पेशा व्यक्ति भी शामिल हो सकें। होम स्टडी प्रोग्राम को डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है, जो पत्राचार या फिर इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध होते हैं। इस तरह की शिक्षा का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपके पास जब भी समय हो आप पढ़ सकते हैं। अगर इस तरह के कोर्स सावधानी से चुने गए हों तो ये आपको स्पष्टीकरण और अधिक जानकारी के लिए मेल में बहुत उपयोगी शिक्षा उपलब्ध कराते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ रहते हों। अगर आपके पास स्वयं का अनुशासन है तो आप इन प्रोग्राम से वो विषय ज्ञान प्राप्त कर उस बाद आए अवसरों की भरपाई कर सकते हैं जो स्कूलिंग के समय पर मिलती थी। होम स्टडी प्रोग्राम खास तौर पर उन लोगों के लिए हैं जो फिर स्कूल जाकर नहीं पढ़ सकते और नौकरी करते हुए अधिकतर विषय ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आजकल लगातार बदलती रही आर्थिक व्यवस्था के कारण ये हजारों लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है कि उनके पास पैसा कमाने के अन्य साधन भी होने चाहिए। ऐसा कब समय आ जाए कि उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़े और उन्हें नई नौकरी की तलाश करनी पड़े। कभी कभी कोई सामान नहीं बिक रहा होता है तो अच्छा व्यापारी उसको उस दूसरे प्रोडक्ट के साथ बेच देता है जिसकी अधिक डिमांड होती है। अगर उनकी सेवा अपेक्षित परिणाम नहीं दे पा रही है तो उन्हें अपने प्लान में बदलाव करने की ज़रूरत होती है, जहां से उन्हें बेहतर परिणाम हासिल हो सकें। जिन लोगों ने स्कूलिंग के बाद सीखना छोड़ दिया, वे लोग संपूर्ण जीवन में मध्यम वर्गीय जीवन यापन करते हैं। सफलता का द्वार लगातार सीखने के रास्ते से खुलता है। आइए एक विशेष उदाहरण लेते हैं। ग्रोसरी स्टोर के एक सेल्समैन ने अचानक अपने आप को बेरोजगार पाया। क्योंकि उसके पास बुक कीपिंग का कुछ अनुभव था, इसलिए उसने अकाउंटिंग का कोर्स किया। उसने अपने आप को बुक कीपिंग और ऑफिस उपकरणों के नवीनतम रूपों से परिचित करवाया और उसने खुद का बिजनेस शुरू करने की दिशा में कदम रखा। उसने अपने काम की शुरुआत उसी ग्रोसरी से की जिसके लिए वो पहले काम किया करता था। इसके बाद उसने 100 से अधिक व्यापारियों से कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो उनका हिसाब किताब रखेगा और बिल नाम मात्र का मासिक शुल्क लेगा। उसका विचार इतना व्यावहारिक था कि जल्द ही उसे एक छोटे डिलीवरी ट्रक में एक पोर्टेबल ऑफिस बनाना पड़ा, जिसमें आधुनिक बुक कीपिंग वाहनों का एक डेस्क है और उसके पास सहयोगियों का एक बड़ा स्टाफ है, जिसके माध्यम से वो छोटे व्यापारियों को बहुत कम कीमत में बहुत ज्यादा और बहुत उत्तम अकाउंटिंग सेवा देता है। विशेष ज्ञान और कंपन वो तत्व थे जिनके कारण ये अद्भुत और सफल बिजनेस बन पाया। पिछले साल इस बिजनेस के मालिक ने जितना इनकम टैक्स चुकाया वो उस आदमी से 10 गुना था जो उसे तब होती थी जब वो ग्रोसरी की दुकान में सेल्समैन था। इस सफल बिजनेस की शुरुआत सिर्फ एक विचार से हुई। बेरोजगार सेल्समैन को ये विचार देने के बाद मैं अब एक और विचार देना चाहता हूं जिसमें इससे भी ज्यादा आमदनी की संभावना है। ये विचार उस सेल्समैन द्वारा सुझाया गया था जिसने सेल्सिंग छोड़ दी और वो होलसेल स्तर पर बुक कीपिंग के बिजनेस में गया। जब उसकी बेरोजगारी की समस्या के बारे में ये प्लान सुझाया गया तो उसने तुरंत कहा, मुझे ये विचार पसंद आया,
लेकिन मैं नहीं जानता कि इसको कैसे लागू किया जाए। दूसरे शब्दों में उसने शिकायत की कि बुक कीपिंग का ज्ञान हासिल करने के बाद उसे ये मालूम नहीं था कि उसकी मार्केटिंग कैसे की जाए। इसलिए उसने एक और समस्या की, जिसे सुलझाया जाना था। एक युवा महिला टाइपिस्ट के माध्यम से उसने पूरी कहानी लिखी और एक बहुत आकर्षक पुस्तक तैयार की, जिसमें नए बुक कीपिंग के सिस्टम के लाभों का वर्णन किया गया था। सभी पृष्ठों को सुंदरता से टाइप किया गया और एक साधारण स्क्रैप बुक में लगा दिया गया, जिसमें नए बिजनेस की कहानी इतने प्रभावी ढंग से कही गई थी कि उसके मालिक के पास इतने ज्यादा अकाउंट आ गए कि उसे संभालने में उसे बड़ी मुश्किल करनी पड़ी। देश भर में ऐसे हजारों लोग हैं जिन्हें ऐसे मार्केटिंग विशेषज्ञों की सेवाओं की जरूरत है, जो उनकी व्यक्तिगत सेवाओं की मार्केटिंग कर सकें और उनके लिए एक आकर्षक बायोडेटा तैयार कर सकें। यहाँ पर जो विचार दिया जा रहा है वो आवश्यकता की उपज था, आपातकालीन परिस्थिति में उठाया गया कदम था, लेकिन इससे एक से अधिक लोगों का भला हुआ। वो महिला जिसके दिमाग में ये विचार आया, उसकी कंपन शक्ति बहुत पैनी थी। उसने तुरंत समझ लिया कि इस विचार में एक नए प्रोफेशन को शुरू करने की ताकत थी, जिसके माध्यम से उन हजारों लोगों की सेवा की जा सकती थी जिन्हें व्यक्तिगत सेवाओं की मार्केटिंग करने के लिए डिजिटल मार्गदर्शन की जरूरत थी। जब इस महिला को व्यक्तिगत सेवाओं की मार्केटिंग करने के अपने पहले प्लान में तुरंत सफलता मिली, तो उसे प्रेरणा मिली। इसके बाद उस ऊर्जावान महिला ने अपने पति की इसी तरह की समस्या का समाधान खोजा। उसका पति अभी अभी कॉलेज से निकला था, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिल पा रही थी। उस महिला ने अपने पति के लिए जो मार्केटिंग प्लान बनाया, वो व्यक्तिगत सेवाओं को बेचने का मेरे विचार से सर्वोत्तम उदाहरण है। प्लान पुस्तिका पूरी हुई तो इसमें टाइप किए गए 50 पेज थे और संपूर्ण जानकारी दी गई थी। इस प्लान पुस्तिका में यह भी बताया गया था कि उसके पति को किस तरह का पद चाहिए। इसके अलावा इसमें यह भी स्पष्ट रूप से बताया गया था कि वो उस पद पर किस तरह काम करेगा। प्लान पुस्तिका की तैयारी में कई सप्ताह की मेहनत लगी, जिस दौरान उस महिला ने अपने पति को हर दिन सार्वजनिक लाइब्रेरी में भेजा, जहां से वो अपनी नौकरी से जुड़ी सर्वोत्तम किताबों से डेटा लेकर आता। उसने अपने पति को उसके संभावित नियोक्ताओं के पास भी भेजा और ये महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करवाई कि उनके लिए बिजनेस की कौन सी विधियां महत्वपूर्ण हैं। प्लान बनाने में ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई, क्योंकि इसके माध्यम से ये जाना गया कि वो अपने अपेक्षित पद पर किस तरह काम करेगा। जब प्लान बनकर तैयार हो गया तो इसमें आधे दर्जन से अधिक वे सुझाव थे जिनके माध्यम से संभावित नियोक्ता को लाभ हो सकता था और उसका बिजनेस बेहतर बन सकता था। आपकी इच्छा हो सकती है कि आप पूछें, नौकरी हासिल करने के लिए इतनी मशक्कत करने की क्या जरूरत है? इसका जवाब ये है, किसी काम को अच्छी तरह से करने में थोड़ी मशक्कत हो जाती है तो कोई बुरा नहीं है। उस महिला ने अपने पति के हित को ध्यान में रखते हुए जो प्लान बनाया, उससे उसे पहले ही इंटरव्यू में वो नौकरी मिल गई जिसके लिए उसने आवेदन किया था, और उसे वही वेतन दिया गया जो उसने मांगा था। यही नहीं, इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे नीचे की स्टीयर से शुरुआत नहीं करनी पड़ी। उसने जूनियर एग्जीक्यूटिव के पद पर एग्जीक्यूटिव की तनख्वाह पर अपना करियर शुरू किया। इतनी मशक्कत क्यों करना? इसलिए क्योंकि अगर इस युवक ने नीचे से नौकरी शुरू की होती और उसने निरंतर तरक्की की होती, तो उसे इतने ऊपर उठने में कम से कम 10 साल का समय लगता, जबकि सुनियोजित प्रयत्न की वजह से उसे एक ही झटके में वो नौकरी मिल गई जिसके लिए उसने आवेदन किया था। नीचे से नौकरी शुरू करना और ऊपर के पदों पर निरंतर तरक्की करने का विचार हालांकि दमदार नजर आता है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी आपत्ति ये है, ज्यादातर लोग नीचे से शुरुआत करते हैं और वे अपने सर को इतना ऊपर नहीं उठा पाते कि अवसर उन्हें देख सके, और इसलिए वे हमेशा नीचे ही बने रहते हैं। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि नीचे से जो रास्ता दिखता है वो इतना आकर्षक नहीं होता। इसमें महत्वाकांक्षाओं का गला घुटने की संभावना होती है। हम इसे सीढ़ी में फंस जाना भी कह सकते हैं, जिसका अर्थ यह है कि हमें इसकी आदत पड़ जाती है। इसलिए हम अपनी तकदीर को स्वीकार कर लेते हैं और डली सीढ़ी की आदत डाल लेते हैं। ये आदत अंततः इतनी दुर्बल हो जाती है कि हम इससे बाहर निकलने की कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। ये एक और कारण है जिसकी वजह से हमें सबसे नीचे की पायदान से 1 या 2 पायदान ऊपर से शुरुआत करनी चाहिए। ऐसा करने से आदमी ये आदत डाल लेता है ताकि वो अपने चारों ओर देख सके कि लोग किस तरह आगे बढ़ रहे हैं। फिर वो अवसरों को पहचान सके और उन्हें गले लगाकर बिना झिझक आगे बढ़ सके। डीन हिगिसन का एक उदाहरण बहुत अच्छा उदाहरण है। अपने कॉलेज के दिनों में वे 1930 नेशनल चैंपियनशिप नॉटरडेम फुटबॉल टीम के मैनेजर थे, जब ये प्रबल युवा रोकने की स्थिति में थी। हिगिसन ने बड़े ही निराशाजनक समय में अपना कॉलेज पूरा किया, क्योंकि उस समय मंदी के कारण नौकरियां कम हो गई थीं। इसलिए इंटरव्यू में हाथ पांव मारने के बाद उन्होंने अपने भविष्य की संभावना का पहला कदम पहचाना, कमीशन बेसिस पर बिजली के हियरिंग एड्स बेचना। लगभग 2 सालों तक उसने ये काम लगातार किया। हालांकि वो इस काम को कतई पसंद नहीं करता था और वो कभी ऊपर नहीं उठ पाया होता अगर उसने अपने असंतोष को दूर न किया होता।
उसने सबसे पहले तो वो लक्ष्य बनाया कि वो अपनी कंपनी का असिस्टेंट सेल्स मैनेजर बने, और उसे ये नौकरी मिल गई। ऊपर की तरफ उठाए गए इस कदम ने उसे भीड़ के इतना ऊपर उठा दिया जिससे वो अधिक बड़ा अवसर को देख पाया। इसके अलावा उसने अपने आप को इतना ऊपर उठा लिया था जहां अवसर उसे देख सकें। उसने अपने हियरिंग एड बेचने के मामले में इतना शानदार रिकॉर्ड बना दिया था कि डिट्रॉयट डिस्ट्रीब्यूटर्स कंपनी के चेयरमैन एएमए एंगस ने ये जानना चाहा कि आखिर डीन हिगिंसन नाम का ये आदमी कौन है जो लंबे समय से काम कर रही डिस्ट्रीब्यूटर्स कंपनी की सेल इतनी कम करवा रहा है। उन्होंने हिगिंसन को मिलने के लिए बुलाया। जब इंटरव्यू समाप्त हुआ तो हिगिंसन नया सेल्स मैनेजर बन गया, जिसे अकाउंटिंग डिवीजन का चार्ज दे दिया गया था। फिर ये देखने के लिए कि युवा हिगिंसन किस मिट्टी का बना है, मिस्टर एंगस 3 महीने के लिए फ्लोरिडा चले गए और हिगिंसन को सूखे हाल पर छोड़ दिया, चाहे वो डूबे या मरे। वो डूबा नहीं। नोट डेम की भावना, सारी दुनिया उगते हुए सूरज को प्रणाम करती है, डूबते हुए सूरज को कोई देखता भी नहीं, ने उसे प्रेरित किया। उसने अपने काम को इतने बेहतरीन ढंग से किया कि वो अपनी कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट चुन लिया गया। ये एक ऐसा पद था जिसे अधिकांश लोग 10 साल की निष्ठावान मेहनत के बाद हासिल करने का अनुभव करते हैं। हिगिंसन को ये पद 6 महीने से भी कम में मिल गया था। इस पूरी फिलॉसफी में मैं इस बिंदु पर जोर देने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर हम चाहें तो हम उन परिस्थितियों को नियंत्रित करने में सफल हो सकते हैं जिनके माध्यम से हम ऊंचे पदों पर पहुंचते हैं या नीचे ही बने रहते हैं। इस बात पर जोर देने की कोशिश कर रहा हूं कि सफलता और असफलता दोनों ही बहुत हद तक आदत का परिणाम है। मुझे जरा भी संदेह नहीं है कि अमेरिका के महानतम फुटबॉल कोच के साथ करीबी रूप से जुड़कर रहने के कारण डीन हिगिंसन के मन में सर्वोत्तम बनने की दृढ़ इच्छा थी, जिसने नोट डेम फुटबॉल टीम को विश्वविख्यात बनाया। ये सच है कि हीरो का अनुसरण एक बहुत अच्छा विचार है, बशर्ते आप विजेता का अनुसरण करें। असफलता और सफलता दोनों ही स्थितियों में बिजनेस सहयोगी महत्वपूर्ण होते हैं। इस सिद्धांत में मेरा विश्वास तब सही साबित हुआ जब मेरा पुत्र ब्लेयर डीन हिगिंसन के साथ एक पद के बारे में चर्चा कर रहा था। नियोक्ता कंपनी उसे जितनी तनख्वाह देती, मिस्टर हिगिंसन ने उसके सामने आधी तनख्वाह का प्रस्ताव रखा। मैंने अपने पुत्र पर पिता की हैसियत से भावनात्मक दबाव डाला और उसे राजी कर लिया कि वो मिस्टर हिगिंसन के साथ काम करे। मैंने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि मेरा विश्वास है कि ऐसे आदमी के साथ करीबी संबंध बनाना एक अमूल्य अनुभव है, जो परिस्थितियों के साथ कभी समझौता नहीं करता। इस लाभ को धन से नहीं तौला जा सकता। अपने कौशल को बढ़ाकर ऊंचाइयों में पहुंचना सिर्फ व्यापार के लोगों तक ही सीमित नहीं है। माइकल जॉर्डन हर कदम में बड़ी मेहनत की, जिसके वजह से वे अपने युग के सबसे महान एथलीट में से एक बने। उनके पास जीतने की ललक थी और खुद को शेप में रखने और अपना बेस्ट खेलने की असीम इच्छा शक्ति थी। वो दिन प्रतिदिन अपने मानकों को ऊंचा करने और अपने रिकॉर्ड को सुधारने के लिए दृढ़ थे। जॉर्डन ने बचपन में ही ये तजुर्बा सीख लिया था। हाई स्कूल में उन्हें टीम से निकाल दिया गया था, पर उनकी टीम में वापस लौटने की दृढ़ता ने उन्हें अधिक अभ्यास करने के लिए प्रेरित किया, जो वे आज भी अनुसरण करते हैं। वे हर कदम को चुनौती की तरह लेते हैं और हर नए वर्ष को उम्मीदों की तरह स्वागत करते हैं। खेल से कुछ वर्ष दूर रहने के बाद जब उन्होंने बास्केटबॉल में वापसी की तो उनके आलोचकों ने कहना शुरू कर दिया कि उनका शिखर का समय जा चुका है, अब वे धीमे पड़ गए हैं और कोई भी चैंपियनशिप जीत नहीं सकते। उन्होंने इस आलोचना को चुनौती की तरह लिया। वे और अधिक मेहनत करने लगे, हमेशा से अधिक। उन्होंने पर्सनल ट्रेनर के साथ 1 वर्ष का ट्रेनिंग प्रोग्राम प्लान किया, अपने जिम पर और अधिक मेहनत करने लगे। उन्होंने पाया कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे शरीर की लक्षण आपको बताने लगते हैं कि शरीर को किस तरह ऐसे शेप में लाया जा सकता है जिससे चैंपियनशिप स्तर पर लगातार खेला जा सके। परिणाम बहुत बेहतरीन निकले। जॉर्डन ने अपनी टीम को 1996 और 1997 की चैंपियनशिप में जीत दिलाई और खुद दोनों ही वर्षों में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब भी ले गए। माइकल जॉर्डन की ललक हमें ये सिखाती है कि किस तरह दृढ़ता के साथ अपने ऊपर और अपने आलोचकों से आगे बढ़ा जा सकता है। दृढ़ता सिर्फ पहला कदम है, इसके बाद कठिन परिश्रम, शारीरिक और मानसिक अभ्यास भी बहुत जरूरी हैं, जो आपको शिखर पर पहुंचा सकता है। नीचे से शुरुआत करना ठीक नहीं है। किसी भी आदमी के लिए निकृष्ट स्थान बोझिल, भयावह और लाभहीन स्थान है। इसलिए मैंने इस बारे में इतने विस्तार से बताया है कि अगर सही योजना बनाई जाए तो नीचे शुरुआत करने को किस तरह रोका जा सकता है।
जिस महिला ने अपने बेटे के लिए पर्सनल सर्विस सेल्स प्लान बनाया था, उसे देश भर से लोगों के ये आग्रह मिले कि वो उनके लिए भी इसी तरह का प्लान बना दे। ये सभी लोग उसके सहयोगी थे ताकि उन्हें अपनी व्यक्तिगत नौकरियों के बदले अधिक धन प्राप्त हो सके। हमें ये नहीं मान लेना चाहिए कि उस महिला की योजना सिर्फ चतुराई भरी सेल्समैनशिप थी, जिसके माध्यम से वो उन लोगों को उसी की सेवाओं के बदले में अधिक धन दिलाती थी जिन्हें वो पहले कम दामों में बेच रहे थे। वो व्यक्तिगत सेवाओं की विक्रेता के अलावा उनके खरीदार का भी ध्यान रखती थी और इसीलिए वो इस तरह की योजना बनाती थी जिससे नियोक्ता को उस अतिरिक्त धन के बदले में पूरा मूल्य मिले। अगर आपके पास कंपन है और अगर आप अपनी व्यक्तिगत सेवाओं के बदले में अधिक लाभदायक विकल्प खोज रहे हैं, तो ये सुझाव आपके लिए प्रेरक साबित हो सकता है। इस विचार से इतनी अधिक आमदनी संभव है जो औसत डॉक्टर, वकील या इंजीनियर को भी नहीं होती, जिसने कॉलेज में कई साल तक अपने विषय की शिक्षा हासिल की हो। दमदार विचारों की कोई निश्चित कीमत नहीं होती। सर्वोत्तम विचारों के पीछे विशेषज्ञता का ज्ञान होता है। दुर्भाग्य से जिन लोगों के पास चतुराई में धन नहीं होता, उनके लिए विचारों की तुलना में विशेष ज्ञान अधिक चुरमांगा में होता है और अधिक आसानी से हासिल किया जा सकता है। इस सच्चाई के कारण उस आदमी की सदा मांग होती है और उस आदमी के सामने अथाह अवसर होते हैं जो व्यक्तिगत सेवाओं को बेचने में लोगों की मदद करने में सफल हो। सफलता का अर्थ है कंपन, वो गुण जो विशेष ज्ञान को विचारों से जोड़ता है, एक ऐसी व्यवस्थित योजना के रूप में जिसका लक्ष्य होता है अधिक धन दान करना। अगर आपके में कंपन है तो ये अध्याय आपको एक विचार दान कर सकता है जिससे आपको वो दौलत मिलनी शुरू हो जाएगी जिसकी आप इच्छा करते हैं। याद रखें, विचार बहुत ही महत्वपूर्ण है। विशेष ज्ञान आपको कहीं पर भी मिल सकता है, यानी किसी भी चौराहे पर या गली में।